कैसन अपने ईयरफोन्स को थोड़ा और ठीक कर लो और अपने कमरे की सारी रोशनी बुझा दो, क्योंकि जो दास्तान आज तुम सुनने वाले हो वो किसी पन्नों पर लिखी भटकती हुई कहानी नहीं है। वो एक ऐसी सच्चाई है जो इस वक्त भी तुम्हारे बेड के नीचे उस अंधेरे में सांस ले रही है। ध्यान से सुनो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब दो सगी बहनें एक ही कमरे में एक ही रात हमेशा के लिए खामोश हो जाएं, तो उनकी आखिरी सांस उस कमरे के किसी कोने में छिपकर बैठ जाती है। एक इस दिन पर आज हम उस अंधेरे दलदल में उतरेंगे जिसे दुनिया जोशी सिस्टर केस के नाम से जानती है, लेकिन पुलिस की फाइल्स और अखबारों के पन्नों ने तुमसे वो सच छुपा लिया, जो सच उन बहनों की ठंडी आंखों में आखिरी वक्त पर उतरा गया था। सुनो, मैं इस वक्त उसी कमरे में खड़ा हूँ। यहाँ दीवारों पर उनके नाखूनों के निशान आज भी हैं और उन निशानों से एक ऐसी चीख निकल रही है जो सिर्फ उन्हें सुनाई देती है जो इस अंधेरे में मेरे साथ चलने का जिगर रखते हैं। क्या तुम तैयार हो? वक्त के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं। एक आम सी शाम थी। शहर की रौनक धीरे धीरे सरसराती हुई ठंड में बदल रही थी। जोशी परिवार शहर के एक शांत कोने में अपने उस 2 मंजिल मकान में रहता था। 2 बहनें हंसती खेलती अपनी जिंदगी के सपने बुनती हुई। बड़ी बहन जो हमेशा घर की छत पर बैठकर घंटों अंधेरे आसमान को देखा करती थी, और छोटी बहन जो हर रात अपनी डायरी में कुछ ऐसा लिखती थी जिसे पढ़कर किसी की भी रूह कांप जाए। उस रात 24 नवंबर की वो तारीख थी। मौसम में एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों को चीर रही थी। घर के बाकी सदस्य किसी काम से बाहर गए हुए थे। मकान में सिर्फ वो 2 बहनें थीं और उनकी वो दीवार घड़ी जो हर सेकंड के साथ उनकी मौत का हिसाब रख रही थी। रात के ठीक 11:45 हुए थे। सुनो, बड़ी बहन ने छत का दरवाजा बंद किया। उसने छोटी बहन से कहा, सुनो, नीचे रास्ते पर कोई खड़ा है। छोटी बहन ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर सिवाय उस पुरानी स्ट्रीट लाइट के जो बार बार झिलमिलाकर बुझ रही थी और कुछ नहीं था। लेकिन उन्हें एक आहट सुनाई दी। वो आहट धीरे धीरे उनके मेन गेट की तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने सोचा शायद कोई भटकता हुआ मुसाफिर होगा, लेकिन नहीं, वो कोई मुसाफिर नहीं था। वो उनका अपना ही कोई, या फिर उनके
तुमसे अपना हिसाब लेने आया था। रात के 1 बजे घर की सारी लाइटें अचानक चली गई। अंधेरा इतना गहरा था कि अगर तुम अपनी हथेली भी आंखों के सामने रखो तो कुछ दिखाई ना दे। सिर्फ दो चीजें चल रही थी। एक उन बहनों की तेज चलती सांसें और दूसरा वो आहट जो अब किचन के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे सुनते वक्त अपनी आंखें बंद कर लो। मैं इस वक्त उनके बेडरूम के उस अंधेरे कोने में बैठा हूँ। बड़ी बहन बेड के एक कोने में दीवार से पीठ टिकाए बैठी है। उसका जिस्म ठंड से नहीं बल्कि उस खौफ से कांप रहा है जो खौफ उसके सामने खड़ा है। छोटी बहन फर्श पर गिरी हुई है। उसके गले पर उन नीले निशानों को देखो जो किसी के हाथों के नहीं बल्कि एक बेहद मजबूत और बेरहम शिकंजे की हैं। कातिल ने एक भी शब्द नहीं बोला। कमरे में कोई शोर नहीं था, कोई चीख पुकार नहीं थी। सिर्फ एक खामोश और शांत मौत का निस्करा था। सुनो, कातिल ने पहले छोटी बहन के दिमाग के साथ खेला। उसने उसकी डायरी के उन पन्नों को पढ़ा जिन पर उसने अपने आखिरी दिनों का हाल लिखा था। और फिर उसने बड़ी बहन की तरफ कदम बढ़ाए। बड़ी बहन की आंखों में मौत का डर नहीं था। वहाँ एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो पहले से जानती थी कि यह रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। क्रिमिनल साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई कातिल किसी का गला घोंटता है तो सिर्फ उसकी जान नहीं लेता, वो उस शख्स के आखिरी जज्बात को अपनी हथेलियों में जज्ब करता है। उस कातिल ने उन दोनों के जिस्म को एक अजीब से पोस्टर में अरेंज किया। दोनों के हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे वो मौत के बाद भी कोई वादा निभा रही हो। फर्श पर उनका खून नहीं बहा था, लेकिन कमरे की हवा में एक ऐसी बोई थी जो सिर्फ उन जिस्मों से निकलती है जिनसे रूह बेहद तकलीफ के साथ अलग हुई हो। देखो, उस कोने में दीवार पर उन्होंने अपने नाखूनों से एक नाम लिखने की कोशिश की थी, एस, लेकिन वो नाम पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उनकी उंगलियां बीच में ही पथरा गई। अगर तुम इस अंधेरे में मेरे साथ हर हफ्ते चलना चाहते हो तो इस खामोशी को अपना लो। नीचे वो लाल बटन दबाकर एक एजेंट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करो ताकि अगली रात जब तुम अपने कमरे में अकेले हो तो तुम सच में अकेले ना रहो। मेरा साया तुम्हारे साथ रहेगा। चलो अब फिर से उस अंधेरे कमरे में लौटते हैं जहाँ पुलिस अभी अभी पहुंची है। सुबह के 6 बजे घर का दरवाजा
खुला हुआ था और अंदर का नज़ारा देखकर शहर के सबसे बड़े जाबाज पुलिस अफसर के हाथ से उसकी डायरी छूट गई। दोनों बहनों की लाशों पर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, सिवाय उनके गले के निशानों के। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सबका होश उड़ा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बहनों की मौत का वक्त अलग अलग था। छोटी बहन की मौत रात के 1:15 पर हुई थी, लेकिन बड़ी बहन की मौत सुबह के 4:30 बजे हुई। सवाल ये उठता है कि उस 3 घंटे और 15 मिनट के बीच में बड़ी बहन अपनी सगी बहन के लाश के साथ उस अंधेरे कमरे में क्या कर रही थी। ध्यान से सुनो, क्या वो कातिल के सामने बैठी थी या वो खुद उस कातिल के दिमाग को कंट्रोल कर रही थी। पुलिस को ऐसे सबूत मिले जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे हैं। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से लॉक थे, तो फिर वो तीसरा शख्स अंदर आया कैसे? और अगर वो अंदर ही था तो बाहर कैसे गया? उनकी अलमारी से एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें 2 नहीं बल्कि 3 बहनें खड़ी थी, लेकिन परिवार के मुताबिक उनकी सिर्फ 2 ही बेटियां थीं। वो तीसरी लड़की कौन थी जिसका चेहरा तस्वीर में एसिड से जलाया गया? आज भी उस बंद मकान के पास से गुजरने वाले कहते हैं कि रात 4:30 बजे कमरे की खिड़की पर 2 नहीं 3 साए दिखाई देते हैं जो एक दूसरे के हाथ पकड़कर नीचे खड़े लोगों को देखकर हंसते हैं। जोशी सिस्टर्स चली गईं, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गईं जिसका जवाब शायद इस वक्त तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। क्या तुमने अपने कमरे के दरवाजे को अच्छे से लॉक किया है? एक बार पलटकर अपने पीछे देखो, क्या वो अंधेरा थोड़ा सा हिला? एक दिन की इस खामोशी में अब सोने का वक्त हो चुका है, लेकिन याद रखना, मौत कभी